चर्चा यादव। कर्नाटक में चुनावी शोर जारी है। सभी पार्टीज सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से जुटी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीएस हो या फिर बीजेपी हो। तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करें, लेकिन इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीएस ने मुफ्त योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। सभी पार्टियों ने जनता को खुलकर फ्री का ऑफर दिया है। हालांकि बीजेपी अभी इससे दूर है। कर्नाटक चुनाव में फ्री रेवड़ी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि ये जो फ्रीबीज की बात हो रही है, जो फ्री घोषणाएं हो रही हैं, इससे देश की इकोनॉमी पर बोझ बढ़ेगा। उनका मानना यह है कि अगर ये योजनाएं अमल में लाई जाती हैं तो कुल बजट का 1/3 सिर्फ इन्हीं पर खर्च हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्त वाली सियासत क्या विकास के लिए बड़ी आफत बनेगी? इसी पर बहस होगी एक मजबूत पैनल के साथ में। चर्चा करेंगे सभी के साथ में, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ में होंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो फ्रीबीज को लेकर आपने जाना कि किस तरीके से एक अलग ही तरह की जरह छिड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि पहले ये भी डिफाइन करना जरूरी होगा कि आखिरकार फ्रीबीज कौन कौन सी चीजें जो उसके दायरे में आती हैं। क्या अगर शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है या फिर बेहतर शिक्षा की बात की जाती है तो क्या इसको भी उसी में ही उसी कैटेगरी में लिया जाए? तो ऐसे कई सवाल इस वक्त हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि सियासत में ये फ्री वाली पॉलिटिक्स कब तक, और क्या ये फ्री वाली पॉलिटिक्स देश की इकोनॉमी के लिए बड़ी आफत बनेगी? क्योंकि देश की वित्त मंत्री तो यही कहती है, वो कहती हैं कि अगर इसी तरीके से ये फ्री वाले जो वादे किए जा रहे हैं ये होते रहे और अगर इनको अमल किया गया, अगर इनको अमल में लाया गया तो 1/3 बजट का 1/3 सिर्फ इसी पर खर्च हो जाएगा। और जब इस पर खर्च हो जाएगा तो फिर कैसे देश के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा, देश के विकास के लिए कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि पैसा तो बचेगा ही नहीं ना इन फ्री वाली रेवड़ियों के चक्कर में। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आगे करेंगे चर्चा। चुनावी वादों की होड़, कांग्रेस जेडीएस में जोड़ तोड़। कर्नाटक में वादों की एंट्री, बजेगी अर्थव्यवस्था की घंटी। चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी, कर्नाटक पर बढ़ेगा बोझ। कोई चुनाव हो और राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का ऐलान ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आम आदमी पार्टी हो, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर जेडीएस, सभी के बीच लोगों को मुफ्त में चीजें देने के चुनावी वायदे करने की होड़ लगी है। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की गई लोक लुभावन घोषणाएं राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती हैं। कर्नाटक अमीर राज्य है, फिर भी उसकी देनदारियां इतनी हैं कि चुनावी वायदों के नाम पर खैरात बांटने की गुंजाइश कम है। किसने क्या वायदे किए? कांग्रेस 200 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली, 2000 रुपए मासिक मदद घर की मालकिन को, 3000 रुपए मासिक भत्ता स्नातक बेरोजगारों को, 1500 रुपए डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भत्ता, 10 किलो चावल निम्न आय वर्ग को। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, बसों में छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा। जेडीएस 10,000 प्रति एकड़ की दर से 10 एकड़ तक सहायता राशि, 2 लाख रुपए किसानों के बेटे से शादी करने पर, 5 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर साल में, 1200 से बढ़ाकर 5,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और न ही कोई चुनावी वादा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि अगर कांग्रेस अपनी सभी घोषणाएं पूरी करे तो राज्य के कुल बजट का लगभग 1/3 उस पर खर्च हो जाएगा। जबकि कांग्रेस का कहना है कि सभी कार्यक्रमों को लागू करने पर अधिकतम 50,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे और राज्य का बजट 3 लाख करोड़ का है। बहरहाल तमाम राजनीतिक पार्टियों के दावे भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत दे या न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वादों की एंट्री से क्या अर्थव्यवस्था की बच जाएगी घंटी? ये कई ऐसे अहम सवाल है जिन पर चर्चा होना बेहद जरूरी भी है। जिस तरीके से फ्री वाली पॉलिटिक्स जो देश की राजनीति में शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि ये आज की है, ये दशकों पुरानी है, लेकिन आज इसकी चर्चा और जोरों पर है। चर्चा के लिए खास पैनल प्रशांत जीएस, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जल्दी होंगे, निजाम फौजदार होंगे प्रवक्ता कांग्रेस, संजय राणा जल्दी स्टूडियो में हमारे साथ में इस वक्त होंगे
और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़ रहे हैं जल्दी टीम जरा जल्दी से उनको जोड़ दे। लेकिन अमित जी, आज मैं पहले आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बात यहाँ पर आई फ्रीबीज की। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स देश की राजनीति में नई नहीं है, लेकिन अब इस फ्री वाली पॉलिटिक्स से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, ये केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर टिप्पणी कर चुका है। बिल्कुल पूजा, और फ्री बांटने की जो प्रथा है वो कम से कम तमाम राजनीतिक दलों ने अपनाई है, और जब भी जिस तरह के माहौल होता है राजनीतिक दल उसको अपनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फ्री लेने के लिए जनता उस पर जाती है और उस दल को वोट देती है, जैसे आपने देखा दिल्ली का उदाहरण मैं दूं, 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उससे जो सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ हुई बिजली और पानी के फ्री होने की घोषणा, बसों में यात्रा करने की फ्री होने की घोषणा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां दिल्ली की आबादी, बहुसंख्यक आबादी ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के साथ जाना खुद को सही समझा। और उसके पहले भी ये राजनीति होती रही, उसके बाद भी ये चलेगी। ओपीएस स्कीम ऐसी योजना है जिस पर कांग्रेस ने लगातार एक तरीके से अपनी योजना के तहत उसको पेश किया है, और राजस्थान के बाद आप देखें वो हिमाचल दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां वो ओपीएस स्कीम के सहारे जीतती है और तुरंत प्रभाव से उसे लागू करती है। यही हाल कर्नाटक में है जहां 500 रुपये गैस सिलेंडर से लेकर ओपीएस स्कीम तक की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है, और उसे लगता है कि ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो वित्तीय प्रबंधन है, यानी जो राज्य का बजट है उसके बजट के अंदर हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस पर अलग दलील है। केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, जो बजट एलोकेशन हम राज्य का है या जो केंद्र सरकार का है वो अतिरिक्त भार इस पर पड़ेगा, वो अतिरिक्त भार इस पर पड़ेगा, और उसे समझाने की वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय ने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दल जब इसी मुद्रा में खुद को लाते हैं तो वो फिर सारी चीज़ें फ्री की घोषणा करने की परंपरा हो गई, और हर राजनीतिक दल ये सोचता है कि अब जनता जो है इसी मुद्दे पर वोट कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसको सबसे ज़्यादा लोक लुभावन फायदा यही दिखता है कि आखिर फ्री क्या क्या चीज़ें हैं, और फ्री चीज़ों के आधार पर अपना वोट डालने की कोशिश होती है। लेकिन नुकसान क्या है ये समझना जरूरी है। नुकसान है आप और हम जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसों पर ये पूरी व्यवस्था चलती है, और उस पैसे से ही ये फ्री जो चीज़ें दी जा रही है, क्योंकि अगर अमूमन 1100 रुपये का सिलेंडर है, केंद्र सरकार उसे दे रही है, तो 500 रुपये में अगर सिलेंडर प्रोवाइड कोई भी राज्य सरकार कराती है तो ये जो 600 रुपये का अतिरिक्त बोझ है, ये 600 रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य किसी ना किसी बजट के फंड में एलोकेट करेगा, जो वहां से उस कंपनी को जाएगा जहां से वो सिलेंडर आता है। तो वो जो चीजें हैं, यानी आप दूसरे मद का खर्चा काट रहे हैं या फिर दूसरे मद में जो विकास के काम होने थे उसको रोककर यहां वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर जनता अगर इसको मानती है तो जनता के ऊपर ये दोहरा दूसरे तरीके से बोझ है, यानी अगर आप कान को इधर से ना पकड़ के हाथ घुमाकर पकड़ते हैं तो वही प्रक्रिया है ये पूजा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में प्रशांत जीएस हैं। अब इनफैक्ट सभी लोग जुड़ चुके हैं। निजाम फौजदार प्रवक्ता कांग्रेस, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में, ऋषि मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं, अमित मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। सभी का एक बार स्वागत है। प्रशांत जी साहब, ऐसा तो नहीं कि ये फ्रीबीज नया है, और आमतौर पर ये जो विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त ये फ्री वाली घोषणा लोगों के बीच में कर रही है, इनका कहना यह है कि साहब कमजोर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। गलत क्या है? पूजा जी, एक बात मानिएगा आप, हमारा भारत सरकार में कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों के लिए पूरा रेशन दिया था। तो ये नहीं कि हमारा पार्टी ऐसा नहीं देती है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। ये कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इलेक्शन पे टाइम पे रेडियो घोषणा करके वो किसी हिसाब से वित्त मंत्री जी भी खेल चुके हैं, वो किसी भी हिसाब से वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी कांग्रेस का गारंटी कार्ड दे रहे हैं ना, वो कितना घटिया सा है वो। अब देखो, बेरोजगारी योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो खुद मिला के 1 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा। कर्नाटक का बजट है 3 लाख करोड़, 1 लाख खर्चा सिर्फ रेवडियो में चली जाएगी, तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रेवडी को नहीं देती है, जो भी है प्रगति पर चलती है, डेवलपमेंट मान के चलते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, एक कोई कम्युनिटी के लिए ऐसा देती नहीं। एक और बात आप समझियो, क्या किया कांग्रेस ने, जब केंद्र सरकार ने राइस दे रही थी ना, कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस के टाइम पे थी 2013 से 2018 में, सिर्फ 3 रुपया जो 32 रुपीज का जो बनता था,
राइस 29 रुपीस केंद्र सरकार देती थी, सिर्फ 3 रुपए का जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था वो माफी किए थे। फिर बोल रहे थे कि पूरा राइस हम दे रहे करके। वो कांग्रेस ऐसा काम कर रही थी 29 रुपीस केंद्र से लेके, तो ऐसा लोगों को मुफ्त बनाती थी कि पूरा हो ही दे रहे करके। मैं आपके सवाल पर, मेरे पास भी एक सवाल है, लेकिन पहले जरा इसका जवाब निजाम फौजदार साहब से ले लेती हूँ। निजाम फौजदार साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने का काम कर रहे हैं। 1/3 अगर जनता को मुफ्त में बांट देंगे तो फिर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? ये बीजेपी अब तक की राजनीतिक अगर सिर्फ घुटना है तो इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है। आज जब लोग गरीबी से, महंगाई से तड़प रहे हैं और उनकी जेब में खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको कौन देगा, उनको कौन उनकी देखभाली करेगा और उनकी सपोर्ट कौन करेगा? जब यूपी में इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांट रहा हूं, वहां पे वो लाभार्थी की सियासत करते हैं। जब वहां जीत जाते हैं और जहां पे वो हारने वाले हैं कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है। 10 लाख करोड़ इन्होंने बैंक लोन में लोग उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया। वो 10 लाख करोड़ कहां से आएंगे? वित्त मंत्री इसका जवाब दे पाएंगी कि 10 लाख करोड़ जो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, उसका पैसा, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे, अमित शाह देंगे, नड्डा देंगे, या तो वित्त मंत्री देंगी। प्रशांत को तो पूछ ही नहीं सकता बेचारा, वो तो उसको लिखा के भेज देते हैं, वाकई यहाँ पे पढ़ देंगे, तो उसको पूछ नहीं पाता हूं मैं। लेकिन जब कर्नाटक में जो हमने कहा है कि हमारी गारंटी है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप ये बात मानते हैं? सर एक सेकंड बस मेरी बात सुन लीजिए, कि आप ये बात मानते हैं कि इससे वहां की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कर्नाटक में जब हम 2018 में हमने सरकार छोड़ी थी, तब वी वर एम्प्लॉयमेंट सरप्लस स्टेट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सरप्लस था, दूसरे स्टेट के लोग आकर यहाँ पे काम करते थे, दूसरे शहर से बैंगलोर में आके काम करते थे। लेकिन आज कर्नाटक के अंदर 2.53 अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। ये किसकी देन है? बीजेपी की देन है, बीजेपी की सरकार की देन है, ये 40% की सरकार की देन है। सर एक बार बाकी सब लोगों को भी शामिल कर ले तो फिर विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे सर। हम कहते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए इन 4 गारंटीज को लगेंगे। 2,000 रुपए घर की जो सबसे आप खुद ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पर बेरोजगारी दर को बढ़ा दिया, बीजेपी की सरकार में वहां पर हालात खराब हो रहे हैं और आप लोग आएंगे तो बेहतर होंगे? ठीक है। ऋषि मिश्रा काफी देर से बने हैं। ऋषि मिश्रा ये कह रहे हैं कि साहब, मैं सर आती हूँ सर, एक सेकंड जरा सबको शामिल कर लूं, फिर विस्तार से चर्चा कर लेंगे इस पर। ऋषि मिश्रा, अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि साहब ये यहाँ की जो पार्टीज हैं वही सिर्फ ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जहां तक 5 गैस सिलेंडर की बात है, यूपी में भी चुनाव के दौरान में सरकार ने ऐसे ही ऐलान किए, तो ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना नहीं है? देखिए पूजा जी, भाजपा या पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी वेट में कुछ और है, लेकिन ये क्या है कि को लुभाने के लिए कुछ न कुछ रेवड़ियां बांटती है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। सही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सही कहा, आप 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हैं। और ये प्रसाद की 2018 के कर्नाटका के बीजेपी के मैनिफेस्टो पढ़े उनके, उसमें तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि किसानों को 10 घंटे बिजली फ्री में देंगे। तो ऐसे जो ऋषि जी एक सेकंड आपको रोकूंगी कि आप सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं ऋषि जी की आवाज को, क्योंकि मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही है। तो जरा एक बार टीम ठीक कर ले ऋषि जी, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आपको ठीक से सुनाई दे रही है निजाम फौजदार साहब? नहीं ठीक है, तो टीम जरा एक बार चेकआउट कर ले, क्योंकि आप इतना महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे और समझ नहीं आएगी तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्लीज टीम इसको जरा एक बार जल्दी से रिजॉल्व कर ले। संजय राणा हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। संजय राणा, सवाल ये है कि ये जब तक निशाना साधने की बात हो तो फिर ये बातें बोल दीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टी ये फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटती है, जिसको जहां जैसे अपने लिए सहूलत लगती है वो हर पार्टी इस तरीके की घोषणा कर रही है, फिर एक के ऊपर टीका टिप्पणी और कहे कि मेरा दामन साफ है। ये कैसी राजनीति है? पूजा गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पहले। देखिए ऐसा फ्री की रेवड़ियां तो सभी लोग बांट रहे हैं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी, उसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में, लेकिन हमें ये देखना होगा कि फ्री की रेवड़ियां बांटना या फ्री की चीज़ें देना
जरूरत है कि नहीं है। मान लीजिए आप बोलते हो कि फ्री की इलेक्ट्रिसिटी देंगे 300 यूनिट, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा 300 यूनिट की किसको जरूरत है। आप सबको उठा करके 300 यूनिट देंगे तो लॉजिक नहीं बनता। आप जिनको जरूरत है उनको दीजिए। जैसे लाभार्थी वर्ग की बात हो रही थी यहाँ पे, तो लाभार्थियों को अगर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप फ्री राशन अगर बोल दिया जाएगा सबको दिया जाएगा तो मुश्किल है। जैसे मान लीजिए हम स्टूडियो में यही भी लोग खड़े हैं, हमें हो सकता है सब्सिडी वाले सिलेंडर की जरूरत ना हो, लेकिन किसी को जरूरत हो तो देखिए कहीं ना कहीं जो बजट एलोकेशन होता है, चाहे बजट कैसे भी हो, लोग बोल देते नहीं बजट मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं से काट करके कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ेगा। और जो कटता है बजट वो डेवलपमेंट से ही कटता है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट से नहीं कटेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर ये नहीं बोल सकती कि डेवलपमेंट का बजट नहीं कटा। चाहे दिल्ली का उठा लीजिए, आपका नहीं लगता है कितने का डेफिसिट हो गया? आदमी बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का इंपैक्ट आपको दिखेगा पूरे समाज पे। तो ये चीजें आपको बंद करनी चाहिए। आपको जब मान लीजिए फ्री करना है तो एजुकेशन फ्री कर दीजिए, हेल्थ फ्री कर, जैसे फॉरेन में होता है, जिससे क्या होता है हमारा समाज का विकास होता है, जो बहुत जरूरी हो जाता है। और जब स्वास्थ्य सही होता है तो समाज की सुरक्षा भी हो जाती है। तो बहुत सी चीजों को देखना चाहिए, इस तरह की फ्री देना। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए बेरोजगारों यूपी में देते थे। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के गांव चले जाइए, यहाँ पे हमारा राशन फ्री है, मतलब गांव में खेती होती है, और 1000 हमारे पास बीड़ी और पान खाने के लिए, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? तो आप बेरोजगारी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हो, तो उनको रोजगार की सुविधा दीजिए। एक पैसे लगाकर प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहां पे लोग रोजगार पा सके और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन यहाँ फ्री की रेवड़ी के चक्कर में या फ्री के स्कीम के चक्कर में पूरे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे डेंट हो तो रहा आप है। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग युवा ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि वो बेरोजगार रहें, लेकिन कर्नाटक जैसे अगर स्टेट की बात करते हैं जहां पर आपके जो लोगों के शिक्षित होने का आंकड़ा है वो अच्छा खासा है, वहां पर ये सब चीजें आपको वैलिड लगती हैं क्या? देखिए, आप एक तरफ यूपी के गांव से कर्नाटका की बात हो रही थी, थी, कर्नाटका में मैसूर को माइनस कर दो, बेंगलुरु को माइनस कर दो, आप वहां देख लीजिए कहां पे एम्प्लॉयमेंट है। मैं बेंगलोर को बहुत अच्छे से जानता हूं, जहां मैं जॉब करता तो हेड ऑफिस मेरा बेंगलोर हुआ करता था, मैं हर महीने में 15 दिन बेंगलोर में रहता था। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चरमरा गया है बेंगलुरु का, रोडों पे 3-3 घंटे लोगों को चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट था उसका साइफन ऑफ करके बजट आपने कहीं और एलोकेट किया है। जो ओवरब्रिज बनने चाहिए, फ्लाईओवर बनने चाहिए, तो बहुत सी चीजें होनी चाहिए स्कीम के अंतर्गत। सारी गवर्नमेंट की बात करें, मैं किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा। रोजगार पर काम होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ते पर नहीं। इसका जवाब देंगे फौजदार साहब, निजाम फौजदार साहब। फिर ऋषि जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पूजा जी, मेरे भाई ने सही कहा, संजय राणा ने जो कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था पिछले 4-5 साल में, बीजेपी इसमें विफल रही है। आज एक छोटा सा हल्का फुल्का बारिश हो जाता है तो लोग नया लेके निकल पड़ते हैं। आज कार की जरूरत नहीं है बेंगलोर में। आज अगर बारिश आ जाए तो आपको बोट की जरूरत पड़ेगी, या तो कन्वर्टेबल कार विद बोट होनी चाहिए, बारिश आ जाए तो बोट बन जाए, चलते रहें। इसकी वजह से जितना लॉस इंफ्रास्ट्रक्चर 80 साल में जो बारिश नहीं हुआ। अरे प्रशांत भाई एक मिनट रुकिएगा, अरे आप तो जा रहे हैं, आप जवाब भी मत दीजिए, आप चले जाइए, हम जवाब दे लेंगे। ये कोई बात नहीं होती ना, ये आप नहीं तय करेंगे ना फौजदार साहब कि कौन जाएगा कौन नहीं, तो जनता तय करेगी, और यहाँ पर ये मैं तय करूंगी। अब कैसे ये लहजा नहीं बात करने का। जितना अधिकार आपको उतना अधिकार उनको भी है इस डिबेट में बैठने का। जो बारिश 80 साल में नहीं हुआ था, ऐसा बारिश हुआ 80 साल में। देखिए, वार पलटवार सवाल जवाब इज ओके, लेकिन आप ये मत तय कीजिए ना कि वो यहाँ से चले जाएं, वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। वो भी जनता के नुमाइंदे हैं, आप भी जनता के नुमाइंदे हैं। आजकल पूजा जी, आजकल देख रहा हूँ जब हम सही जवाब देने लगते हैं तो बीच में कूद पड़ते हैं। जवाब नहीं, आप जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं प्रशांत जी, यहाँ पे मैं उनकी बात सुनूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बताइए फौजदार साहब। हाँ, जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 4-5 साल से होना था, करीब 80% यहाँ पे आईटी एक्सपोर्ट इंडिया का होता था, आज करीब 70% हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का इन्वेस्टमेंट। सर जवाब जल्दी से, फिर मुझे ऋषि जी के पास जाना है। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, मुझे ऋषि जी के पास जाना है जल्दी से। जो बारिश 80 साल में नहीं हुआ था ना, ऐसा बारिश हुआ था बैंगलोर में, उस वजह से थोड़ा ठीक है। अभी एक्ट ऑफ गॉड हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ बात बंद करो, सुनो। आप ही बोले थे सुनो। एक्ट ऑफ गॉड, निजाम जी सुनो, पहला सुनो। जो दूसरा बात क्या हुआ है, एक्सपोर्ट का बारे में क्या हो रहा था, सिर्फ अभी बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई करके नहीं, सब टायर 2, टायर 3 सिटीज पे भी एक्सपोर्ट चल रहा है। जो सब सिटियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने सब सिटियों को आत्मनिर्भर करने की, छोटा सा गांव में भी एक स्टार्टअप होना चाहिए, एक एक्सपोर्ट कंपनी होना चाहिए, सब जगह से चल रहे हैं। सर आती हूं, जरा ऋषि जी को भी एक बार शामिल करें। ऋषि जी, आपका क्या अपना आकलन है इस पर? मैं पूरा भ्रष्टाचारी लोग हैं कांग्रेस में।
पूजा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ऋषि जी। देखिए पूजा जी, देखिए हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, यदि कर्नाटक के संदर्भ में यदि बात कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में तरह तरह के वादे करते हैं और नो डाउट इसका असर बजट पे पड़ता है। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि हिंदुस्तान में आज भी मोर देन 50% लोग जो है जिनकी आमदनी 20,000 25,000 से ज्यादा अधिक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई के दौर में उन परिवारों का जो पालन पोषण कैसे चलता होगा। बच्चे की पढ़ाई से लेके घर का खर्चा, स्वास्थ्य सुविधा से लेके कई ऐसे खर्चे हैं जो जहां कहीं न कहीं लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को मैं ये जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो महंगाई दर है, बेरोजगारी दर है, उस पर काम करना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी का सबब पूजा जी ये है, जैसे हिमाचल चुनाव में ओपीएस ने कहीं न कहीं बीजेपी को बैकफुट पे डाल दिया, वैसे ही मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र मतलब लेके आएंगे या ये जो वादे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका परेशानी उठाना पड़ सकता है। जहां तक यदि चुनावी समर की बात करें तो नो डाउट बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है। जेडीएस कुछ कमजोर हुई है क्योंकि देववाड़ा साहब अब अपने अंतिम पड़ाव पे हैं, उतने एक्टिव नहीं है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है मैसूर वाले बेल्ट में या बीजेपी को मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के पास ट्रम्प कार्ड है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कितना स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है और मुख्यमंत्री के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे हिमाचल में सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को दो स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं लास्ट में ये कहूंगा कि बीजेपी के पास मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी के रूप में मजबूत संगठन है, इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलेगा। लेकिन चुनाव बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है कर्नाटक का। ठीक है संजय राणा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जब हम बात कर रहे थे, हमारे फौजदार साहब बात कर रहे थे कि बेंगलोर से 70% रोजगार घट गया, तो इनको समझने की जरूरत है। जब स्टेटिक्स पूरा हिंदुस्तान का उठा के देते हैं तो बी और सी क्लास सिटीज में काफी डेवलपमेंट हुए। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इन्फोसिस ले लीजिए, आप एचसीएल ले लीजिए, चाहे आप टीसीएस ले लीजिए, चाहे आप जितनी आईटी टॉप आईटी फर्म ले लीजिए, सबने ऑफिसेस कहां खोले। सर लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन जंप ऑन दैट। सर आपने ऑफिस लखनऊ में खुला है, नागपुर में खुला है, नासिक में खुला है, मैं सिटीज के नाम बता रहा हूं आपको, मैसूर में खुला है, केरला में जाके कोच्चि में खुला है, क्योंकि आईटी फर्म में मैंने काम किया है। ये ऑफिसेज में ऑफिस जो यहाँ से शिफ्ट हुए, बेंगलुरु जो हब होता था, हैदराबाद एक हब होता था, पूना एक हब होता था, वो हब से थोड़ा सा हट गया है। तो ये मत बोलिए कि साइफन ऑफ हो गया है, यहाँ का रोजगार घट गया, घट नहीं गया, उसी स्टेट में कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि कॉस्ट जो होता है आईटी कंपनी को, कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट कैसे कम करेंगे, वो बी और सी क्लास सिटी में जाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी की बात कर रहे थे पूजा, तो बेरोजगारी पिछले 10 साल की उठा के लीजिए, देखिए कर्नाटक में 5 से लेकर के 5.70 के बीच ऐसे ही फ्लैक्चुएट। तो फिर तो बेरोजगारी भत्ता लोगों को अच्छा लगेगा ही ना संजय राणा जी। दुर्भाग्य अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अमित जी सवाल ये है पूजा कि हम चर्चा कर रहे हैं रेवड़ियां बांटने पर। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर जेडीएस और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात की ज़्यादा तस्दीक नहीं रखते हैं कि कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहाँ कहाँ पुल बनेंगे, कहाँ कहाँ रेलवे ट्रैक को बढ़ोतरी की जाएगी और कहाँ कहाँ सड़कें जोड़ी जाएगी, ये उसमें नहीं होता है। हाँ, इन चीज़ों का जिक्र होता है ज़रूर कि 500 रुपये कम सिलेंडर होगा, ओपीएस स्कीम होगी, 80 करोड़ लोगों को लगातार खाने का सामान दिया जाएगा। संजय राणा बिल्कुल सही कह रहे थे कि हो सकता है बहुत से लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं हो, और वो ज़रूरत नहीं होने का जो एक कारण होता है, आपने तो एक आंकड़ा बना लिया कि वो उस आंकड़े के हिसाब से हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, अब जरूरत है या नहीं है, वो तो वो व्यक्ति उसको लग रहा है मुफ्त मिल रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और जो लाभान्वित होने चाहिए वो शायद लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। तो फ्री रेवड़ी उन लोगों तक पहुंचे जो लाभान्वित वर्ग है, इसके लिए जिसको लाभान्वित होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरा पक्ष जो बेंगलोर की चर्चा लगातार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता अभी प्रशांत जीएस की, 80 साल में वैसी बारिश हुई। अभी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पूरी तरीके से सामने नहीं आया है।
क्या भारतीय जनता पार्टी बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसमें ज्यादा तवज्जो देगी? क्योंकि आप बेंगलोर सिटी से एयरपोर्ट आते हैं पूजा, आप और मैं दोनों गए थे, आपने देखा लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। तो क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोई योजना है? ये मैं सिर्फ बेंगलोर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अमूमन इतने शहर हैं जो आज की तारीख में सब विकसित शहर हैं और सब हर दूसरे एक दूसरे से राजधानी से जुड़े हुए हैं। तो वहां आने जाने की क्या प्रक्रिया है? क्या वर्कलोड कम होगा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऑफिसेज खुलेंगे जिससे बेरोजगारी कम हो? तो इन तमाम चीजों पर अगर कोई राजनीतिक दल फोकस करता है तो वो सही मामले में रेवड़ी तो कौन है। सा आपके आंकलन में कौन सा वो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त कर्नाटक इलेक्शन में जो आप देख रहे हैं कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया? मैं आंसर दूं उसके लिए। मैं एक बार अमित जी से 10 सेकंड में जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। अभी देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम तरीके के लोक लुभावन वादे हैं और उन वादों को कांग्रेस जो है राजस्थान के बाद हिमाचल में भुना चुकी है और हिमाचल में सत्ता में वो आ भी चुकी है। तो वैसे वादों से काम कम चलेगा। काम चलेगा कि लोगों की उन्नति, लोगों का जो जीवन यापन है, रहन सहन है, रोजमर्रा की जो जीवन यापन है, उससे ऊपर कैसे उठे और उसको ऊपर करने के लिए क्या राजनीतिक दल के पास कोई महत्वपूर्ण योजना है तो वो बताई जाए। जवाब दीजिएगा प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जरूर। देखो, पहला जो रेवड़ी का बात हो रही थी ना, हम जो लाभान्वित को देना चाहते हैं 75 यूनिट्स, पीछे यूनिट्स ऑलरेडी SC ST को हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। ये लोग आने का तमाम कर रहे हैं कि देंगे कि हम SC ST को जिसको मिलना चाहिए उसको 75 यूनिट यानी 75 यूनिट्स दे रहे हैं। वो जो भी छोटा फैमिली होता है, छोटा सा घर में रहता है, 75 यूनिट्स में उसका चल जाता है क्योंकि वो दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, अगर ये आधार है तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि हर जाति हर धर्म में गरीब लोग हैं और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो समाज का निचला तबका है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। और सरकारें भी यही चाहती है, राजनीतिक दल भी यही चाहती है। तो फिर इस पर कैसी राजनीति कि हम SC ST को दे रहे हैं? हो सकता है उसमें कोई ऐसे लोग हों जो इस लाभ से ऊपर हों, जिनका जीवन यापन ऊपर चल रहा हो। मैं वापस लौट रही हूं सबके पास। और देखिए, चर्चा पर फिर से वापस लौट रहे हैं। मुद्दा वही है कि फ्री रेवड़ियां बांटकर राजनीति में हर कोई अपनी धाक जमाना चाहता है, लेकिन क्या इससे जनता को ही नुकसान होने वाला है? फौरी राहत के चक्कर में क्या लोग अपना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं? और ये अपने आप में गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गृह मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि साहब, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि साहब, हमारे ऊपर अगर इस तरीके की फ्री रेवड़ियां बांटती रही हैं सरकारें तो फिर बोझ बढ़ेगा, और जब बोझ बढ़ेगा तो फिर कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा? और किसी भी देश या राज्य के लिए अगर विकास चाहिए तो उसके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और जिस बेरोजगारी की बात की जा रही है, उस बेरोजगारी से भी अगर मुक्ति मिल सकती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही जरिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ में लगातार बने प्रवक्ता बीजेपी, निजाम फौजदार प्रवक्ता कांग्रेस, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, अमित मिश्रा भी कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर हमारे साथ में लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। चर्चा की फिर से शुरुआत करें। ऋषि मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पिछली बार आपने आकलन किया कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका नहीं, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले फोकस किया जाए या फिर लोगों के सामने जो मुसीबतें इस वक्त हैं उसमें ये फौरी राहत उनको दी जाए? प्राथमिकता किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, यदि कर्नाटक की बात करेंगे तो करीब 20 से 22% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनके जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा इस महंगाई के युग। तो आप अपने 20% राज्य की आबादी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है और खासकर दो सेक्टर ऐसे हैं उस पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम करने की जरूरत है। एक तो हेल्थ सेक्टर, दूसरा एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर हैं जहां हिंदुस्तान में आज भी बहुत तो कर्नाटक की जनता को क्या भाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या फौरी राहत? आपका क्या आकलन है? इसमें तालमेल बैठाना होगा। देखिए, आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे और 20% जो आबादी गरीबी रेखा के नीचे है उसको छोड़ देंगे, उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस 20% लोगों का किस? ठीक है, बैलेंस संजय राणा, बैलेंस बिठाना होगा। अगर बैलेंस बिठाना है तो फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करनी होगी
और दूसरी तरफ आपको ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं ये ज्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि आमतौर पर खाना खाने के बाद हर किसी को डेजर्ट चाहिए होता है। ये बिल्कुल डेजर्ट जैसा होना चाहिए या कंप्लीट फूड? प्रीति देखिए, कोई भी पूजा देखिए, कोई भी सरकार अगर स्ट्रेटजी बनाती है तो दो तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है, आपको तुरंत राहत दे दिया, कुछ आपने स्कीम दे दिया, फ्री सिलेंडर दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, लेकिन ये हमेशा का नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं हमारे देश, उसमें हर गवर्नमेंट फेल है। अभी हम कुछ बातें कर रहे थे, हमारे मित्र भी बोले थे और अमित जी ने बोला कि आंकड़े दे रहे थे कि एससी को दे दिया, एसटी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया। क्या इसी दायरे में रहकर आपने टिकट भी बांटे? नहीं बांटे हैं। आप कितने एससीओ को जरूरत है ये आपने देखा? कितने एससीओ को जरूरत है आपने देखा? मान लीजिए कोई एससी, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, कि उसका पिता अगर आईएएस बन जाता है, उसके पुत्र को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? इस पर प्रश्न नहीं उठेगा। दूसरा प्रश्न मैं बताता हूं, आप ओपीएस की बात करते हैं, नो डाउट सब बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन बताइए जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके साथ अनजस्टिस नहीं है? तो ये अनजस्टिस भी है। तो आपको देखना पड़ेगा, समाज में समानता रखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो प्राइवेट वाले नहीं करते, या हम और आप नहीं करते, कि उनको पेंशन चाहिए और हमारे लोगों को पेंशन नहीं चाहिए? तो पेंशन पे भी चिंतन की जरूरत है, बैठ के चर्चा करनी चाहिए। तो लेकिन वही समस्या है कि हम इस पे चर्चा करने से डरते हैं, कहीं हमारा वोट बैंक खसक ना जाए। सबको मिलनी चाहिए पेंशन या फिर सिर्फ कुछ लोगों को मिलनी चाहिए? हम कहते हैं, देखिए, हम तो कहते हैं जो पेंशन 2004 में बंद की गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था, अर्थशास्त्री थे, पेंशन कतई भी नहीं मिलनी चाहिए। ये बताइए, आप काम कर रहे हो या मैं काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मुझे यापन, बुढ़ापे में यापन करने के लिए हम सेविंग करें या हम कुछ रोजगार सृजन करें या रोजगार करें तभी मिलेगी। बैठ के गवर्नमेंट क्यों खिलाएगी? हमें वर्ल्ड में कोई कंट्री बता दी जिसमें पेंशन मिलती? कहीं नहीं मिलती पेंशन। लेकिन पेंशन उनको मिलनी चाहिए, जैसे मान लीजिए डिफेंस के लोग हैं, हम बिल्कुल मिलनी चाहिए, अपने देश के लिए जान देते हैं, शहादत देते हैं, उनके लिए जरूरत है। लेकिन सबको पेंशन देना सिर्फ वोट बैंक के लिए, आप देखिए हिमाचल का क्या हाल हो गया, अभी राजस्थान की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं सब चीज पे मंथन करना पड़ेगा। इकोनॉमी अच्छी है फिलहाल? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी इकोनॉमी बेहतर है? बिल्कुल। और दूसरी ये भी बात, तो बड़ा सवाल है ना संजय राणा, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके कोई ऊपर भी कर्जा नहीं, पूरा है? स्टेट की हाल में, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। निजाम फौजदार साहब। पूजा जी एक बार बोल देता हूँ, पूजा जी, जो भी अभी आपने भी हिमाचल में हुआ, बहुत ही अहम सवाल उठाया है। मैं बता दूं, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा कर्नाटक का एक डेट था, कर्जा था, वो था 2,46 लाख करोड़, 2.46 लाख करोड़। 4 साल में इन लोगों ने 5 लाख के आगे ला लिया है। 5.18 लाख करोड़ है आज। जवाब, तो ये जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। और इसमें फ्री रेवड़ी है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। ये कर्जा जो लिया है, इन्होंने क्या किया है? इसकी रेवड़ी बांटी, इसकी रेवड़ी बना के खा ली, या तो कोई रोड बनाया, कहीं तो खर्चा हुआ होगा। तो ये रोड नहीं बना है, ना इन्होंने किसी को फ्री की रेवड़ी बांटी है, ना किसी को नौकरी दी है, ना इन्फ्लेशन कम किया है, ना कोई, हर चीज में शून्य 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 शून्य। तो ये इतना पैसा, करीब 2.5 लाख करोड़ पिछले 4 साल में इन्होंने इसका क्या किया है? ये प्रशांत जी बताएंगे कि 2.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया। कोई कुछ भी कह ले, कांग्रेस पार्टी हमारे गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी। कोई कुछ भी बोल ले, कोई हमें कितना भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा ले, हमें कितना भी कोई चीज बोल ले, लेकिन हम कर्नाटक विराम दूंगा। ये जो गरीबी कांग्रेस करती, इससे मैं त्रस्त हो चुका हूं। 1972 से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से गरीबी हट रही है। आज 2023 में बैठे, गरीबी क्यों नहीं हटी? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो कार्य प्रणाली है, सोच है, आपकी स्ट्रेटजी है, उसमें फेलियर है। हर भैया 40 साल 50 साल में गरीबी नहीं हटी। उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है संजय जी, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, जो तमाम एडीआर की रिपोर्ट आई है, ये वो कहती है कि जो जनसंख्या का बढ़ना है, जो घनत्व होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा रहा। और आप देखें कि कल हमने जनसंख्या बढ़ोतरी में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। तो डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उतनी बड़ी जनसंख्या, उतनी बड़ी आबादी को फुलफिल वो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या का जो बढ़ना है वो डेवलपमेंट, विकास की दर से ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर जो है, ये फासला हमेशा रहेगा। इसमें ये है कि उस सरकार को तो पॉपुलेशन पे भी सोचना पड़ेगा ना, उस पे भी सोचना पड़ेगा सरकार को। कहीं ना कहीं सरकार तो सोच रही है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगा है ना, पर तो सरकार सोच रही है ना। इच्छा शक्ति हमें लगती है सरकारों में कमी है। सिस्टम भी गया, अब तो हम तो हमारे एक वाला सिस्टम, हमारी सोच इस विषय में बदलनी पड़ेगी। बात हो रहा है अभी
बैंगलोर या कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अभी कर्नाटका ही देखो, बैंगलोर में एक्सप्रेस वे हुआ, मेट्रो कनेक्टिविटी हो रहा है। चलो पर सर वो तो पहले से भी एस्टैब्लिश्ड है ना सर। नहीं पूछे, सुनो, 2 साल कोविड के बाद भी जो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कर्नाटका में 2.43% है, वो देश से बहुत कम है वो, ठीक है। तो वो नेशनल एवरेज देखो आप, वो 4% से ज्यादा है। कोविड पे टाइम पे हम एडमिट किए थे, भाजपा सरकार ने कोविड पे टाइम पे बेरोजगारी ज्यादा हुआ था। अभी कोविड के बाद 2 साल में सब इंडस्ट्री वापस आ रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रहा है। सर इसमें आपको ये एक चीज सर मैं टोकना चाहूंगा, माफ करिएगा, जो कोविड टाइम में जो बेरोजगारी बढ़ी थी उसके कारण सिर्फ एक वर्टिकल था, टूरिज्म वर्टिकल में सबसे ज्यादा गिरी थी, हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल में। आईटी जहां तक कर्नाटक आता है उसमें कोई भी रोजगार में कमी नहीं आई थी, रोजगार बढ़ गए थे। और ये बोलना गलत है। और दूसरी चीज प्रशांत जी, निजाम जी जो जानना चाह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का डेट कैसे हो गया, 2.5 लाख करोड़ का डेट कैसे हो गया, उसका भी जवाब हम आपसे चाहेंगे। जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे ना, जो सिद्धरामैया जी का आप लिए तो सबसे ज्यादा लोन सिद्धरामैया जी लिए थे, हमारा सरकार में उतना नहीं लिए थे, ठीक है। अब डेटा 10 साल का है, आप ले लो वेबसाइट, कर्नाटक गवर्नमेंट ऋषि मिश्रा जल्दी से क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ठीक है, जो इतना भ्रष्टाचार किया कांग्रेस के नेता का अभी जो सर ये आज का विषय से थोड़ा भटक रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूँ। 1 सेकंड, ऋषि मिश्रा क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। पूजा जी, अमित जी ने बहुत बातें उन्होंने कही कि जो जरूरतमंद है उसके पास पैसे जो है, जो सरकार का जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पाती, तो उसको कहीं न कहीं कैटेगराइज करने की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ भाजपा और कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के एक सांसद है नमो नारायण मीना, केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, वो एसटी समाज से आते हैं, और 3 या 4 भाई हैं, तीनों 4 भाई IAS IPS हैं। नमो नारायण मीना, हरिचंद मीना भी कांग्रेस के सांसद हैं, नमो नारायण मीना वित्त राज्य मंत्री हैं। या बीजेपी में कविलाल मीना जो है दौसा से राज्यसभा सांसद हैं, दौसा के रहने वाले हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? और जहां से मैं बिहार से हूँ, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान को आरक्षण की क्या जरूरत है? या कांग्रेस में सिद्धिरमैया है, उनको आरक्षण। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने ऋषि जी इसीलिए ये बात कही कि ये एक तरीके से आर्थिक आधार उसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो आप रेवड़ियां बांटते हैं उसको एक आर्थिक आधार पर बनाइए, क्योंकि हर जाति हर धर्म में गरीब लोग हैं। आप किसी एक धर्म या एक जाति को अगर रेखांकित करके देते हैं तो उसका फायदा उन लोगों को नहीं पहुंच पाता है जो इसके लाभ के लिए आस लगाए बैठे हैं। बोलिए संजय जी। इसीलिए मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि कविलाल मीना या नमो नारायण मीना, हरिचंद मीना या चिराग पासवान को आरक्षण दिया। 1 बाय 1 सर, खिचड़ी चिपक गई, समझ में नहीं आ रहा फिर कौन क्या बोल रहा है। ऋषि मिश्रा जी जल्दी से बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रशांत जी आप ही के पास आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आपसे भी जवाब लिए जाएंगे। रुक जाइए, बोलिए ऋषि मिश्रा, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। मैं अमित जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया राजस्थान का और बिहार का, कर्नाटक का। सिद्धिरमैया से लेके नमो नारायण मीना, कविलाल मीना या चिराग पासवान को आरक्षण की क्या जरूरत है? तो आप ये कह रहे हैं जैसे सब्सिडी लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसे ही आरक्षण भी छोड़ देना चाहिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कि हम उतने काबिल हैं और हमको ये आरक्षण की जरूरत नहीं। जैसे हमको सब्सिडी नहीं चाहिए वैसे हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अच्छा प्रशांत जी साहब, एक सवाल में जो आज का विषय उस पर पूछना चाह रही हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ये फ्री की रेवड़ियों के बिल्कुल खिलाफ है, विरुद्ध है? वो चाहती ही नहीं कि फ्री रेवड़ी जैसी कोई चीज होनी चाहिए? एक शब्द में हाँ या ना। पूजा जी समझो, जो एजुकेशन का बात आती है, हेल्थ का बात आती है, जो सब सरकारें जो और लोगों को करना सब सरकार करना पड़ेगा। इधर जो कांग्रेस या जेडीएस जो बोल रही है ना, जो वित्त सचिव भी इतना बोल दिया कि 3 लाख करोड़ का बजट में 1 लाख करोड़ आप रेवड़ियों पे खर्च करेंगे, कैसे करेंगे? किसको चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए? वो वर्क करके देना चाहिए। नहीं, जो इलेक्शन के टाइम पे रेवड़ी घोषणा करना ये कोई अच्छा मामला नहीं है। जो करना है सरकार बनाने अभी तो आपने भी एक बात का जिक्र किया कि 75 यूनिट तो आप लोग भी सब्सिडी देते हैं, और 75 भी क्यों? और दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का डेट कैसे हो गया? अगर आपने रेवड़ी नहीं बांटी तो वो डेट कैसे हो गया? 3 लाख करोड़ का तो आपका बजट है, फिर वो डेवलपमेंट में दिखना चाहिए। 75 यूनिट का जो था वो SC ST क्यों दिया हुआ है? 2018 का मैनिफेस्टो है आपने बीजेपी का, आप प्रवक्ता हैं, आपको मालूम है मैनिफेस्टो में क्या वादा किया आपने? बोलिए कि नहीं, बोलिए प्रशांत जी बोलिए। एक एक करके